नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी खबर है। जयपुर में हड़ताल पर बैठे रेसिडेंट डॉक्टर्स भी रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हैं। रक्षाबंधन पर मरीजों को रेसिडेंट डॉक्टर्स की ओर से राखियां बांधी जा रही हैं। तो रक्षाबंधन पर कागज की राखी पर जस्टिस की भी मांग की जा रही है, चूंकि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जो हुआ उसे लेकर लगातार सुरक्षा की मांग की जा रही है डॉक्टर्स की ओर से। और चूंकि आज रक्षाबंधन का त्योहार है, हालांकि जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं वो स्ट्राइक पर हैं, हड़ताल पर हैं, लेकिन इसके बावजूद रक्षाबंधन का त्योहार उनकी ओर से मनाया जा रहा है, जहां पर सभी पेशेंट्स को राखियां बांधी जा रही हैं। जो लोग पेशेंट से मिलने आए हैं उन्हें भी राखियां बांधकर एक मैसेज देने की कोशिश और रक्षाबंधन पर कागज की राखी पर जस्टिस की मांग की जा रही है। सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, खास अंदाज में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है डॉक्टर्स की ओर से, क्योंकि जस्टिस की भी मांग की जा रही है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स राखी बांधते हुए? देखिए, कोलकाता में मेडिकल छात्रा से दुष्कर्म हत्या के बाद जस्टिस की जो है वो मांग लगातार जारी है। जयपुर में भी रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, लेकिन धन्वंतरी ओपीडी में स्ट्राइक के बावजूद ये रेजिडेंट डॉक्टर राखियां बांध रहे हैं, एक दूसरे को राखियां बांध रहे हैं, रक्षा का वचन दिया जा रहा है। और इस राखी में कुछ खास ये है कि जस्टिस फॉर आरजी कर, यानी मेडिकल कॉलेज आरजी कर की जो घटना हुई थी, तो न्याय की मांग इस रक्षाबंधन पे की जा रही है। साथ में रक्षा का वचन किया जा रहा है। रेजिडेंट्स खुद एक दूसरे को राखियां यहाँ पर बांध रहे हैं। जो विमेन जो रेजिडेंट्स हैं उनको राखी बांधी जा रही है। आजादी की मांग यहाँ पर की जा रही है। साथ में मरीजों को भी ये जो रेजिडेंट्स हैं वो राखियां बांध रहे हैं। हम बात करेंगे एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ में, क्या मांग है? कुछ अलग तरीके की राखी इस बार? सर, ये जो राखी है ये सांकेतिक प्रतीक है कि सांकेतिक प्रतीक है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ है उसमें न्याय होना चाहिए। सरकार ये घटना है 8 तारीख की रात की, आज 19 तारीख है, 10 दिन हो चुके हैं, 11वां दिन चल रहा है, लेकिन अभी सीबीआई की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई या तथ्य सामने नहीं आया कि ऐसा लगे कि हाँ ये मामला खुल रहा है या फिर जो असली आरोपी हैं वो पकड़े जाने वाले हैं। अभी तक बस सांत्वनाएं आ रही हैं कि हम न्याय करेंगे, लेकिन कब होगा न्याय? इस राखी पर मैं देख रहा हूँ कि आपकी कलाई पर लिखा हुआ है जस्टिस फॉर आरजीकर। क्या है इसके मायने और क्यों है इस रक्षाबंधन खास इस बार? मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, मेरी बहन जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में अपनी ड्यूटी आवर्स जो 36 घंटे की ड्यूटी करके और अब उसके लिए जो नॉर्मली एक वर्क प्लेस रेस्ट के लिए होता है डॉक्टर्स ड्यूटी रूम जिसको डीडीआर बोलते हैं, वो भी नहीं था और वो सेमिनार रूम में जाके सोई और उसके साथ गैंग रेप हुआ, बलात्कार हुआ और ऑटोप्सी रिपोर्ट भी आ चुकी है। उसके बाद उसका मर्डर भी हो चुका है। तो मेरी वो बहन तो नहीं रही। तो आज मैं रक्षाबंधन किसके साथ बनाऊं, इसलिए मैंने आज अपने मरीजों के साथ जो हम कार्य बहिष्कार है वो भी हम मजबूरी में कर रहे हैं, क्योंकि हमें न्याय नहीं मिल रहा। एक बेटी, एक देश की बेटी, आज उसको 11 दिन हो गए हैं और उसको न्याय नहीं मिला है, तो हमारे पास क्या चारा बच जाता है? ये सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए और जल्दी से जल्दी बीच में बैठ के जो न्यायपूर्वक कार्रवाई करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लेके उसमें अपनी सुनवाई करेगी, वो सराहनीय है और हम भी चाहते हैं कि सरकार इसमें जो भी न्यायपूर्ण जस्टिस करना चाहिए जल्दी वो हो। रेजिडेंट्स की आम मरीजों की एक बात जरूर है कि रक्षाबंधन है, जिंदगी बचाने की कस्में भी अपन खाते हैं, वचन भी देते हैं। तो जो लोग आते हैं यहाँ पर, अब चूंकि आप रेजिडेंट्स हैं, स्ट्राइक पर हैं, उनकी जान कैसे बचेगी आज इस रक्षाबंधन पर? सर देखो, जब जान बचाने वाला ही नहीं रहेगा, जो काम कर रहे हैं वहाँ पे हम सेफ नहीं है, तो हमें भी तो हमारी सेफ्टी चाहिए। हम भी तो आम जनता से आज राखी बांध के यही तो मांग रहे हैं, हमें हमारे वर्क प्लेस पे तो कम से कम सेफ रखोगे। हमारे डॉक्टर भाई बहनों के साथ, हमारी बहनों के साथ जो हुआ है, कम से कम वर्क प्लेस जब हम काम कर रहे हैं, लोगों की जान बचाने के लिए 24 घंटे खड़े रहते हैं, वहाँ पे हम सेफ नहीं है। तो हमें राखी बांध के आज यही आम जनता से अपील करना चाहते हैं कि कम से कम हमारी सेफ्टी तो इंश्योर करो। कितना आप खुद एक मेडिकल छात्र है, कितना महफूज मानती, क्या और यहाँ पर भी इंतजाम ऐसे होनी चाहिए सुरक्षा की? सर, यहाँ पर सुरक्षा के कुछ इंतजाम हैं, लेकिन जो इंतजाम है वो पूरे पर्याप्त नहीं है, क्योंकि एसएमएस एक बहुत बड़ा अस्पताल है जिसमें एक बहुत बड़े स्तर पर सुरक्षा उपलब्ध होनी चाहिए कि ऐसी कोई घटना यहाँ ना हो। तो हमारी सरकार से यही मांग है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हम मरीजों की बात कर रहे हैं, ये जो मरीज हैं ये भारत के नागरिक भी हैं। आजकल आगे जाके इनके बेटे बेटियाँ डॉक्टर बनेंगे और अलग अलग तरह की सेवाओं में जाएंगे।
तो क्या उन्हें सुरक्षा की जरूरत नहीं होगी? बिल्कुल विष्णु, तो ये आंदोलन सुरक्षा सिर्फ की आज मांग के की लिए जा है। रही है रेसिडेंट डॉक्टर्स की ओर से, क्योंकि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जो हुआ उसे लेकर फिलहाल न्याय मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और यही वजह है कि न्याय की मांग लगातार तूल पकड़ती चली जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका विष्णु तमाम जानकारियों। कोलकाता रेप और मर्डर केस को लेकर सीबीआई की टीम एक्शन में है। सीबीआई की टीम इस केस को लेकर सच की तलाश कर रही है। इस कड़ी में आरजी के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष से लंबी पूछताछ हुई। दावा किया जा रहा है कि पूछताछ में सीबीआई को अहम सुराग हाथ लगे हैं। उधर सीबीआई की टीम आरोपी संजय रॉय के दिमाग में छिपे सच का पता लगाने में जुटी है। कल आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट यानी कि दिमाग का टेस्ट किया गया था और आज फिर से आरोपी के दिमाग का टेस्ट हो सकता है। उधर इस केस को लेकर बंगाल के राज्यपाल ने गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री नड्डा से मिलने का वक्त मांगा है, जबकि डॉक्टर्स की सुरक्षा की मांग को लेकर डॉक्टर्स का हड़ताल भी जारी है। उधर कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच 20 अगस्त को मामले की सुनवाई करेगी, जबकि इसके आरोपी संजय रॉय के दिमाग का आज भी टेस्ट किया जा सकता है। कोई रिजल्ट नहीं मिला है अभी तक। इस जो इंक्वायरी चल रहा है इसका कोई रिजल्ट नहीं अभी तक मिला है। इसके लिए आशा करने के बाद हम क्या कर सकते हैं? इसका कोई रिजल्ट नहीं अभी तक मिला है। इसलिए आशा करने के बाद हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारा नाम, तुम क्या करते हो, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, तुम्हारे पास कितने मोबाइल फोन हैं, उनके नंबर बताओ, अपने दोस्तों के नाम बताओ, तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी है तो उनके नाम बताओ, घटना के दिन क्या क्या किया, कहां कहां गए थे, किस किस से मुलाकात की, वारदात की रात क्या तुमने शराब पी थी, क्या तुम नशे के आदी हो, वारदात की रात तुमने अस्पताल में क्या किया, तुम सेमिनार हॉल में क्यों गए थे, तुमने पीड़िता को कहां देखा था, क्या तुम्हारी पीड़िता से कोई बात हुई थी, तुम्हें डर नहीं लगा उसकी हत्या करते वक्त, वारदात के वक्त तुम कहां गए थे, किस किस को फोन किया था, क्या किसी को वारदात के बारे में बताया था, फोन वीडियो देखने की लत कब से है? ये वो सवाल हैं जो सीबीआई आरोपी संजय रॉय से साइकोलॉजिकल टेस्ट के दौरान पूछ सकती है। साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है? साइकोलॉजिकल टेस्ट कैसे होता है? साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या आरोपी पूरा सच उगल देता है? साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी एक तरह से अपराधी के दिमाग का साइकोलॉजिकल पोस्टमार्टम होता है। 5 डॉक्टरों की सीबीआई की सीएफएसएल टीम यह टेस्ट करने कोलकाता पहुंची है। इस टेस्ट में संजय रॉय के दिमाग का अध्ययन, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उसके दिमाग का मनोवैज्ञानिक तरीके से पोस्टमार्टम किया जाएगा। इस टेस्ट के लिए सीबीआई को किसी तरह के कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। अहम बात यह है कि इस टेस्ट के निष्कर्ष के बाद आरोपी का कोर्ट की परमिशन से ब्रेन मैपिंग, लाई डिटेक्टर, नार्को टेस्ट कराया जा सकता है अगर जरूरत पड़ती है तो। इस टेस्ट में सीबीआई लेपर्ड वॉइस एनालिसिस यानी झूठ पकड़ने के एक उपकरण में संजय रॉय की आवाज को डाल सकती है और उस वॉइस के जरिए यह पता करने की कोशिश कर सकती है कि आरोपी से जो सवाल पूछे गए हैं उनके जवाब देते वक्त क्या यह आवाज उसका सही जवाब दे रही थी। सीबीआई संजय रॉय से वारदात से जुड़ा हर एक राज उगल बना चाहती है। संजय रॉय ही वो शख्स था जिसका ब्लूटूथ सेमिनार हॉल से बरामद हुआ था और उसके अगले दिन कोलकाता पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कोलकाता पुलिस संजय रॉय की गिरफ्तारी को इस केस का फाइनल मान रही थी, लेकिन यह मामला अब कहीं आगे निकल गया है। आरोपी संजय रॉय क्या वारदात को अंजाम देने वाला अकेला शख्स है? क्या संजय रॉय घटना से जुड़े राज छिपाने की कोशिश कर रहा है? क्या संजय रॉय पर किसी तरह का कोई दबाव है? इन सवालों के जवाब फिलहाल हवा में तैर रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि संजय रॉय की डील डॉल ऐसी नहीं दिख रही कि वो ट्रेनी डॉक्टर को अकेले काबू कर सके, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि संजय रॉय ने वारदात की रात शराब पी थी तो फिर वैश्यपन में सीमाएं टूट जाती हैं। मतलब घूम फिर कर ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी केस की सुई वहीं पहुंच जाती है।
कि 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात को कोलकाता के आर्जीकर अस्पताल के सेमिनार हॉल में क्या हुआ था। संजय रॉय कैसे पकड़ा गया, यह समझना भी बहुत दिलचस्प है। संजय रॉय अक्सर आरजीकर अस्पताल आता था, कभी किसी को भर्ती कराने, कभी किसी भर्ती कराए मरीज को देखने, लिहाजा वो अस्पताल के दूसरे स्टाफ से हिला मिला था, लिहाजा उस पर पहले तो किसी को शक नहीं हुआ। लेकिन पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया तो संजय रॉय एकमात्र वो शख्स दिखा जो अस्पताल का स्टाफ नहीं था। यही नहीं, वारदात की रात वो सेमिनार हॉल में एंट्री करते वक्त भी दिखा। पुलिस को शक हुआ, संजय रॉय को पुलिस ने पकड़ा और जब सेमिनार हॉल से मिले ब्लूटूथ ईयरफोन से संजय का मोबाइल कनेक्ट किया गया तो क्लियर हो गया कि संजय रॉय इस केस में इन्वॉल्व था। तो कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से बर्बरता मामले में सीबीआई गुनाहगारों के गर्दन तक पहुंचने के लिए हर तरीका अपना रही है। सीबीआई की टीम ने रविवार को अस्पताल में वारदात को अंजाम देने वाली जगह पर 3D लेजर मैपिंग की। सीबीआई की टीम ने 3D मैपिंग क्षमता वाली विशेष लेजर स्कैनर मशीनों से इमरजेंसी वार्ड का कोना कोना कैप्चर किया। कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत को लेकर कई सारी थ्योरी इस वक्त चल रही है। कई तो बेसिर पैर के दिख रहे हैं, लेकिन कई के सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब गहन जांच के बाद ही मिल सकता है। जिसमें पहली थ्योरी है, क्या ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हुआ या फिर ये गैंग रेप था? अगर गैंग रेप था तो इसमें कितने लोग शामिल थे? इस थ्योरी के पीछे की वजह है 150 मिलीग्राम सीमन का मिलना। हालांकि इसे लेकर भी कई तरह की शंका जताई जा रही है कि ये सीमन है भी या नहीं। दूसरी थ्योरी, क्या ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी कुछ लोगों की साजिश थी? इसे लेकर कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ लोगों ने बदला लेने के लिए इस तरह की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया हो। तीसरी थ्योरी बड़ी दिलचस्प है, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत में अस्पताल का कोई स्टाफ भी इन्वॉल्व हो। चौथी थ्योरी, जिसके आधार पर पुलिस ने संजय रॉय को गिरफ्तार किया और मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी अभी तक साफ नहीं। सवाल वही है, 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात को कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के सेमिनार हॉल में क्या हुआ था? इस संवेदनशील मामले में सबसे महत्वपूर्ण सबूत मिलना अभी बाकी है और वह सबूत है डीएनए जांच रिपोर्ट। जी हां, डीएनए जांच रिपोर्ट आने के बाद यह साफ हो पाएगा कि इस वारदात में संजय रॉय अकेला शामिल है या फिर कुछ और लोग भी इस वारदात में शामिल थे। जाहिर तौर पर अगर इस घटना को एक से ज्यादा लोगों ने अंजाम दिया है तो आने वाले वक्त में सीबीआई की जांच का दायरा और बढ़ सकता है। यही वजह है कि सीबीआई रेप और हत्या से जुड़े हर एक एंगल की बारीकी से तफ्तीश कर रही है। तारीख पर तारीख गुजरती जा रही है और लोगों की बेचैनी बढ़ती जा रही है कि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ आखिर कब मिलेगा। इस बीच केस में अब तक सीबीआई के हाथ क्या कुछ लगा है, आपको वो भी जानना चाहिए। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक अब तक टीम को अस्पताल का सीसीटीवी फुटेज, पीड़िता की घटना वाली रात की कॉल डिटेल, आरोपी संजय की कॉल डिटेल, अस्पताल का ड्यूटी रोस्टर और सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीबीआई के हाथ डॉक्टर की डायरी लगी है जो महिला डॉक्टर के शव के पास मिली है। ये डायरी सीबीआई को कोलकाता पुलिस ने सौंपी है, जिसके कई पन्ने फटे हुए हैं। पुलिस ने डायरी के फटे पन्ने भी सीबीआई को सौंप दिए हैं। सीबीआई के सामने चुनौती बड़ी है, क्योंकि केस की शुरुआत से यह भी कहा जा रहा है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश हुई है। सीबीआई को जो सबूत हाथ लगे हैं उसके आधार पर पूछताछ की जा रही है। केस में सीबीआई के रेडार पर अब कौन कौन है वो भी देख लीजिए। सीबीआई जिन लोगों से पूछताछ करने वाली है उसके लिए 30 से 35 लोगों की लिस्ट तैयार की गई है। इस लिस्ट में पीड़िता के दोस्तों के नाम है, साथ काम करने वाले इंटर्न, डॉक्टर के नाम है, अस्पताल के गार्ड और सुरक्षा कर्मियों के नाम भी शामिल है। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर केस ने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया है। रूह कपा देने वाले इस वारदात की कड़ियां इतनी उलझी हुई हैं कि आसानी से इनका सुलझना बहुत मुश्किल है। लेकिन सीबीआई जिस तरह से एक्शन में दिख रही है उससे उम्मीद है कि देर सवेर इस केस का असली गुनहगार जरूर सामने आएगा और देश का कानून उसके साथ वही करेगा जो इस तरह के जघन्य केस में करता रहा है, क्योंकि तभी मिल पाएगा डॉक्टर बिटिया को इंसाफ, तभी मिल पाएगी ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता के कलेजे को ठंडक, तभी मिल पाएगा देश को पूरा न्याय और तभी मिल पाएगा ऐसे गुनाह अंजाम देने वालों को सब।
तो वहीं झारखंड की सियासत में इस वक्त भयंकर उथल पुथल मची है। राज्य में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जेएमएम से बगावत के बाद पूर्व सीएम चंपई सोरेन के जहां बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं, तो वहीं जेएमएम के 5 विधायकों के फोन नॉट रीचेबल होने से सियासी पारा और हाई हो गया है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में सियासी पारा हाई। क्या बीजेपी में शामिल होंगे चंपई सोरेन? झारखंड की बिसात दिल्ली में खेला। झारखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन चुनावों से पहले कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अब आशंका जताई जा रही है कि चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। खबर तो ये भी है कि चंपई सोरेन के साथ जेएमएम के कुछ और विधायक भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये अटकलें इसलिए भी तेज हो गई क्योंकि चंपई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम के बीच मुलाकात हो चुकी है। लोबिन हेम्ब्रम वही नेता हैं जिन्हें लोकसभा चुनावों के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते जेएमएम से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। यही वजह है कि चंपई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम की मुलाकात के बीच कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि इस सियासी उथल पुथल के बीच दिल्ली पहुंचे चंपई सोरेन ने अपने अगले पड़ाव का जिक्र बड़े डिप्लोमेटिक अंदाज में किया। अपना निजी काम के लिए हम आए हैं। जी सर। हमारा बच्ची रहता है, उससे देखने के लिए आया है जी। इसीलिए अपना निजी काम है, दिल्ली आना जाना होते रहता है। आज भी हम आए हैं जी। कलकत्ता में बीजेपी के नेता देखिए, अभी हम जहां पर है वहीं पर है। चंपई सोरेन के भीतर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, इसे उनके इस मैसेज से भी समझा जा सकता है जो एक्स हैंडल के जरिए उन्होंने अपने समर्थकों को दिया है। मेरे काम का मूल्यांकन जनता करेगी। बैठक में मुझसे इस्तीफा मांगा गया। अपमान के बाद विकल्प तलाशने को मजबूर हूँ। विधानसभा चुनाव तक सभी विकल्प खुले हैं। इस दौरान चंपई सोरेन ने 3 विकल्पों का भी जिक्र किया। पहला विकल्प साथ ही मिले तो आगे का सफर तय करना है। दूसरा, अपना अलग संगठन खड़ा करना। तीसरा, राजनीति से संन्यास लेना। वहीं इस बीच चंपई सोरेन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जेएमएम को हटा दिया। खबर सिर्फ यहीं तक नहीं है, दावा तो ये भी किया जा रहा है कि जेएमएम के 5 विधायकों के फोन नॉट रीचेबल हैं। खबर है कि ये 5 चंपई सोरेन के संपर्क में हैं। यही वजह है कि अब राजनीतिक उथल पुथल की लहर बिहार तक भी जा पहुंची है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपने एक बयान के जरिए खलबली मचा दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, चंपई दा आप टाइगर थे, टाइगर हैं और टाइगर ही रहेंगे। एनडीए परिवार में आपका स्वागत है। जोहार टाइगर। चंपई सोरेन की बगावत और बीजेपी में शामिल होने के अटकलों के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। कभी हमको जेल में डालेगा, कभी सरकार गिराएगा, कभी विधायक तोड़ेगा, कभी मंत्री तोड़ेगा। यही काम में ये लोग लगा रहता है और ध्यान भटकाता है हमारा। लेकिन अब ना हम लोग का लक्ष्य भटकेगा, ना ध्यान भटकेगा। अब बिल्कुल मंजिल के बहुत करीब, और ये जो इनके षड्यंत्र हैं, इस षड्यंत्र को तो अभी देश की जनता ने नकार दिया है। अब झारखंड की जब बारी आएगी अभी 1-2 महीना में, तो उन लोग को इस तरीके से नकार देना है कि झारखंड में दोबारा ये लोग दिखने के लिए भी ना मिले। झारखंड में मचे इस सियासी घमासान पर लगातार रिएक्शन आ रहे हैं। माननीय चंपई सोरेन जी ने भी जो पत्रों के माध्यम से अपनी भावनाओं को अवगत कराया है, तो स्वाभाविक तौर पे एक यह अच्छी बात है कि अपनी भावनाओं से अपने नेतृत्व को या अपनी जनता को अवगत कराना, हमें लगता है कि ये कहीं से कोई गलत बात नहीं है। अब उन्होंने अपनी भावनाओं को रखा है, तो स्वाभाविक तौर पे उन भावनाओं पर
उनका नेतृत्व जो है वो संज्ञान लेगी। चंपई बाबू बहुत सम्मानित हम लोग की पार्टी में, हमारे नजर में हैं और आत्मघाती कदम वो नहीं उठाएंगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं। इतने बड़ी पोस्ट के बाद उम्मीद है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। देखिए, अभी कहीं जाने या किसी दल को ज्वाइन करने की बात सामने नहीं आई है। मैं फिर बोलता हूं कि अगर वो वैसा निर्णय लेते हैं तो उनका व्यक्तिगत निर्णय होगा, लेकिन उनके लिए आत्मघाती होगा। झारखंड में कोई खेला होने की संभावना है क्या? धन्यवाद। झारखंड में कोई खेला होने की संभावना है क्या? धन्यवाद। जाहिर है झारखंड की राजनीति में आया ये उबाल मौजूदा सरकार के लिए बड़े संकट जैसा है। और उड़ीसा के चांदीपुर में डीआरडीओ ने निर्भय क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल इतना घातक है कि कुछ ही सेकंड में दुश्मन को बर्बाद कर सकता है। 1500 किलोमीटर रेंज वाली निर्भय क्रूज मिसाइल से पाकिस्तान के किसी भी शहर को टारगेट बनाया जा सकता है। देखिए रिपोर्ट। अमेरिकी टॉम हॉक से भी धमाकेदार, दुश्मन को करारा जवाब देने को तैयार। भारत को मिली निर्भय शक्ति, ऐसी पावरफुल मिसाइल जो पलक झपकते ही पाकिस्तान के कई शहरों को खंडर में तब्दील करने में सक्षम है। इस मिसाइल का कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता है। जब तक दुश्मन अलर्ट होगा, उसे मिसाइल की खबर लगेगी, तब तक तबाही मच चुकी होगी। घातक निर्णय हर मौसम में प्रहार करने वाली लॉन्ग रेंज की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। दुश्मन कितना भी चौकन्ना हो, लेकिन इसके वार से बचना असंभव है। यही वजह है कि चीन और पाकिस्तान भी निर्भय के टेस्ट का टिलर देखकर कांप रहे हैं। ये कितनी घातक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान का इस्लामाबाद, कराची, लाहौर तक इसकी जद में है। ये मिसाइल 300 किलोग्राम तक के परंपरागत हथियार ले जा सकती है। इसकी अधिकतम रेंज 1500 किलोमीटर है। जमीन से कम 50 मीटर ऊपर और अधिकतम 4 किलोमीटर ऊपर टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है जिससे ये रास्ते में अपनी दिशा बदल सकती है, यानी चलते फिरते टारगेट को भी नष्ट कर सकती है। डीआरडीओ ने इसी साल स्वदेशी इंजन के साथ निर्भय क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल की उड़ान को सुखोई फाइटर जेट से भी ट्रैक किया गया। ये मिसाइल भारत को अपनी सीमाओं की रक्षा करने और क्षेत्रीय सुरक्षा बनाए रखने में मददगार है। इसे समुद्र और जमीन दोनों जगहों से मिसाइल लॉन्चर के जरिए भी दागा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक सेना में शामिल किए जाने के बाद निर्भय मिसाइल को चीन और पाकिस्तान से लगने वाली सीमा पर तैनात किया जा सकता है। इसकी जद में पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल सहित कई इलाके आएंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए 100 गांव 100 शहर। नमस्कार।